दोस्तों मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या आपको पता है कि हमारी धरती में मौसम यानी ये सर्दी गर्मी बरसात आखिर कैसे चेंज होती है? सर मुझे मालूम है। हाँ भाई चिंटू, तो तू ही बता दे जवाब। सर वो क्या है ना, हमारी धरती सूरज का चक्कर काटती है और जब ये सूरज से दूर जाती है तो सर्दी का मौसम आता है और जब पास आती है तो गर्मी का। सही कहा ना? वेल गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये जवाब सही है? कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर अपना वोट दो। कमेंट कर दिया? वेल मैं आपको बता दूं कि ये जवाब बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एंड हम में से काफी सारे लोग आज भी इस मिथ पर बिलीव करते हैं। पर आखिर इस मिथ की सच्चाई क्या है, वो जानने से पहले मेरे इस सवाल को सुनो। आपने थियरी ऑफ इवोल्यूशन के मामले में इस इमेज को हमेशा देखा होगा, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि कैसे बंदर से हम लोग विकसित होकर इंसानों में परिवर्तित हुए हैं। हमें हमेशा बताया जाता है कि डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन का ये एक हिस्सा है, जिसे वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड थियरी फॉर लाइफ इवोल्यूशन कहा जाता है। पर क्या आप यकीन करेंगे अगर हम आपको बताएं कि यह तस्वीर पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद है और हमारा विकास कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। हैं? क्या? वेल बिलीव नहीं होता ना। पर आज के इस वीडियो में हम लोग आपको कुछ ऐसे ही झूठ बताने वाले हैं जिनको आप अपने जन्म से लेकर आज तक सच मानते होंगे, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई आपका दिमाग हिला देने वाली है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं मिथ वर्सेस फैक्ट के एक और शानदार, दमदार और धुआंधार एपिसोड को। Myth number 1. Common belief in the Middle Ages was that Earth was flat. दोस्तों आज भी भले ही वैश्विक जनसंख्या का 10% हिस्सा यही मानता हो कि हमारी अर्थ फ्लैट है, पर हम लोग ऐसा हमेशा से सुनते आए हैं कि फर्डिनांड मैगेलन ने सन 1519 में यह सबसे पहले सिद्ध किया था कि हमारी धरती फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। और उनके ऐसा सिद्ध करने से पहले हर कोई यही मानता था कि अर्थ गोल नहीं है। पर इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो हमें इतिहास के शुरुआती पन्नों को पढ़कर ही पता चल जाता है। यूं तो हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं में ये माना जाता है कि पुराने जमाने के ऋषि और खगोल शास्त्री आज से 5000 साल पहले से ही इस बात से परिचित थे कि धरती गोल है। पर जो लोग भारतीय संस्कृति पर यकीन नहीं करते, उनके लिए यह बात किसी झूठ से कम नहीं, क्योंकि 500 ईसा पूर्व में पाइथागोरस और एरिस्टोटल नाम के वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में सबूतों के साथ यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है, चपटी नहीं। और उनके इन्हीं साक्ष्यों पर ग्रीक की पुरानी सभ्यता ने यकीन भी किया था और वह यह मानने भी लगे थे कि धरती वास्तविकता में गोल ही है। लेकिन पुराने दौर में कम्युनिकेशन और संचार माध्यम की कमी के कारण शायद उनकी यह क्रांतिकारी खोज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई और वह सिर्फ किताबों में ही कैद होकर रह गई। हालांकि कई सैकड़ों सालों के बाद जब इंसान की बुद्धि इतनी सक्षम हो गई कि वह पाइथागोरस और उन्हीं के जैसे कुछ बेहतरीन वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को उनके ना रहते हुए भी पढ़कर समझ पाए, तब जाकर उन्होंने इन ग्रीक वैज्ञानिकों की बातों पर गौर किया और फिर ये पता चला कि जिस सच को हम लोग 1519 में सच के रूप में बाहर आते हुए देखते हैं, वह तो असल में उस समय से 2000 साल पहले ही लोगों के सामने पेश किया जा चुका था। और इससे ना सिर्फ ये बात झूठी निकली कि फर्डिनांड मैगेलन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धरती के गोलाकार को सिद्ध किया, बल्कि ये फैक्ट भी पूरी तरह झूठ निकली कि मिडिल एजेस के सभी लोगों को यही यकीन था कि धरती फ्लैट है, गोल नहीं है। हालांकि आपको अभी भी यकीन नहीं होगा, पर दुनिया भर में अनेकों कॉन्फ्रेंस की जाती है और कई $मिलियन खर्च किए जाते हैं सिर्फ इस बात को पूर्णतः पुष्ट करने के लिए कि धरती पूरी तरह से चपटी है, ना कि गोल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वैसे क्या आप में से भी कोई फ्लैट अर्थ बिलीवर है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में बताओ। मिथ नंबर 2, यू कैन किल ए वायरस। दोस्तों कोरोना के समय हम लोगों ने हर एक सैनिटाइजर की टेलीविजन एड में ये देखा है कि ये सैनिटाइजर को यूज करने से 99.9% बैक्टीरिया और वायरसेस मर जाते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि वायरस कभी भी मर ही नहीं सकते।
क्या बात कर रहे हो, सच्ची? अगर बात सिर्फ मारने की आ जाती है तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि मारा सिर्फ उसी चीज को जा सकता है जो कभी वास्तविकता में जिंदा थी, पर हम लोग वायरस को किसी भी एंगल से एक लाइफ फॉर्म का रूप नहीं कह सकते। और ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। दरअसल कोई भी चीज जिंदा है या नहीं, इसको क्लासिफाई करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स जाहिर की है, और जिस तरह से एक प्लैनेट का कुछ नियमों से होकर गुजरना उसे एक प्लैनेट बनाता है, उसी तरह जब कोई लाइफ फॉर्म उन कुछ रिक्वायरमेंट्स पर खरा उतरेगा तभी उसे एक जिंदा जीव का दर्जा दिया जाएगा। अब रिक्वायरमेंट की इसी लिस्ट में एक जरूरत यह है कि जो चीज एक लाइफ फॉर्म के रूप में स्थापित होना चाहती है वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली वायरस रिप्रोड्यूस नहीं करते। अब आपके दिमाग में झन्न से सवाल आ रहा होगा कि अगर वायरस रिप्रोड्यूस नहीं करते तो वह इतनी संख्या में बढ़ कैसे जाते हैं। तो दरअसल बात यह है कि वायरस जब भी किसी होस्ट के बॉडी में चले जाते हैं तो वह उसकी सेल में अटैच होकर उसके शरीर में मौजूद प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगते हैं। आसान भाषा में, जैसे ही कोई वायरस किसी की बॉडी में एंटर करता है उसके बाद वह अपने होस्ट की बॉडी में प्रेजेंटेड सेल के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसको अपनी शर्तों पर सिंथेसाइज करता है और अपनी ही अलग अलग कॉपीज बनाता रहता है। तभी आप लोगों ने यह गौर किया होगा कि जब भी किसी को कोई खतरनाक वायरस अपने चंगुल में जकड़ लेता है तो उससे उसकी बॉडी के टिश्यूज को काफी नुकसान पहुंचता है। और अब आप जान ही गए होंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इन शॉर्ट, एक वायरस कभी भी इंडिपेंडेंटली या फिर अपने ही किसी स्पीसीज के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वह अपने होस्ट की ही बॉडी का प्रोटीन यूज करके कई रूप बनाता है, और इसी तरह वायरस की संख्या वातावरण में फैलती रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिटाइजर यूज करना बिल्कुल बेकार है या मास्क बिल्कुल बेअसर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप वायरस को डीएक्टिवेट कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, लेकिन शाब्दिक तौर पर और साइंटिफिकली भी वायरस को मार पाना इम्पॉसिबल है। मिथ नंबर 3, द सीजन्स आर कॉज्ड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दोस्तों, हमें बचपन में बताया जाता था कि जब हम लोगों की धरती पर गर्मी पड़ा करती है तो इसका मतलब यह है कि धरती सूर्य के काफी नजदीक घूम रही है, और जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है तो इसका मतलब यह है कि धरती की डिस्टेंस सूर्य से और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अगर धरती के दूर होने की वजह से भारत में ठंडी पड़ रही है तो क्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश किसी और गोले से आए हैं क्या, जहां पर ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ती है? नहीं ना। तो अगर यह सही रीजन नहीं है तो धरती पर मौसम बदलता क्यों है? और आपके इस सवाल का जवाब आज के सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। दरअसल धरती पर कौन सा मौसम रहेगा या उसकी दूरी से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि सनलाइट धरती के कौन से हिस्से पर डायरेक्टली और ज्यादा अफेक्ट कर रही है, और साल के कौन से समय में धरती का कौन सा हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ लीन कर रहा है। दरअसल हेमिस्फीयर के चेंजमेंट के दौरान होने वाली इसी टिल्ट के कारण कुछ हिस्से पर सूर्य की रोशनी स्ट्रेट ऑन एंड हॉट पड़ती है, तो वहीं बाकी बचे हुए हिस्से पर टिल्ट के ऑपोजिट रिएक्ट करने पर उस क्षेत्र में सनलाइट लो एंड ऑब्लिक मैनर में पड़ती है, और धरती के हेमिस्फीयर टिल्ट के कारण सनलाइट के प्रभाव पर असर पड़ने की वजह से ही जहां एक तरफ तेज गर्मी पड़ रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ पड़ती है। लेकिन एंगल ऑफ सनलाइट की वजह से मौसम का इतना बड़ा बदलाव इक्वेटर पर ज्यादा प्रभाव क्यों नहीं डालता? असल में बात यह है कि इक्वेटर हमारी धरती के ऐसे हिस्से पर स्थित है जहां पर सनलाइट के पड़ने का एंगल साल के हर महीने ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहता है, और इसी वजह से चाहे दुनिया भर में कोई भी मौसम क्यों ना चल रहा हो, इक्वेटर पर इसका प्रभाव सबसे नेग्लिजिबल मात्रा में देखने को मिलता है। इसी के साथ आपने ये जान लिया कि सीजन्स में बदलाव धरती की सूरज से दूरी पर डिपेंड नहीं करती है, और हमने एक और मिथ को बस्ट कर लिया। Myth number 2. According to Charles Darwin, are humans evolved from apes? दोस्तों, बड़े बड़े साइंस चैनल से लेकर छोटे छोटे यूट्यूब चैनल तक हमने इस चार्ट को एक न एक बार तो जरूर देखा है, जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे हम लोगों का विकास समय के साथ साथ बंदरों से हुआ, और कैसे हम लोग साल दर साल प्रगति करते करते बंदरों से आज मनुष्यों के रूप में स्थापित हुए। लेकिन कुछ लोगों के बीच में अफवाह फैली हुई है कि यह चार्ट और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट चार्ल्स डार्विन ने दुनिया के सामने रखा था, और लोगों का ऐसा मानना इसीलिए है
है क्योंकि चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन को ही सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है और उसी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट भी किया जाता है। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई खोजें और उनके द्वारा लिखी गई किताबों में इस बात का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता कि उन्होंने इस बात की पुष्टि की हो या फिर ये परिकल्पना सामने जाहिर की हो कि मनुष्यों की उत्पत्ति बंदरों से हुई थी, बल्कि उन्होंने तो अपने सालों के एक्सपीरियंस और रिसर्च से ये निष्कर्ष निकाला था कि इंसान और बंदर जेनेटिकली और फिजिकली एक दूसरे से इतना मेल खाते हैं कि इन दोनों ही स्पीसीज के एंसेस्टर्स एक ही रहे होंगे और एक समय ऐसा आया होगा जब इन दोनों ही प्रजातियों के पूर्वज दो अलग अलग प्रजातियों में विभाजित हो गए होंगे, जिस पर समय के साथ साथ विकास होने के कारण एक प्रजाति ने बंदर का रूप ले लिया तो वहीं दूसरी प्रजाति ने इंसानों का। पर जाते जाते ये सवाल आता है कि अगर यह चार्ट पूरी तरह बेबुनियाद है और इस पर कोई भी प्रामाणिकता नहीं है तो ये इतना फेमस क्यों है? तो हम लोगों ने इसकी भी ओरिजिन का पता लगाने के लिए पूरा इंटरनेट छान मारा, लेकिन हमें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला कि आखिर इस तस्वीर की शुरुआत कहां से हुई थी। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी जूनियर साइंटिस्ट ने इस बात की खोज की हो, लेकिन जब उसने दुनिया को इस खोज के बारे में बताना चाहा हो तो इस खबर के फैलने में कोई दिक्कत आ गई हो और फालतू में चार्ल्स डार्विन का नाम इससे जोड़ दिया गया हो। Myth number 5. Was Einstein a failure in all subjects during his school time? अब देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, पर जब मैं भी छोटा बच्चा था तो मैं भी बहुत शरारती हुआ करता था और एक बार अपनी मस्करी के चक्कर में मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गया था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हम सबकी जिंदगी में एक ना एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम लोग किसी ना किसी पेपर में फेल हो जाते हैं और फिर याद करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को जैसे वो कोई मसीहा हो और अपने आप को ये समझाते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी तो एक समय फेल हुए थे, लेकिन आज वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो फेल होना तो मेरी कामयाबी का पहला चरण है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन यार, आइंस्टाइन के मैथ्स में बेकार होने की और उनके फेल होने की यह बात सरासर गलत है और यह अफवाह इतनी ज्यादा फैल गई थी कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को इस तथ्य को झुठलाने के लिए फ्रंट पेज पर आर्टिकल तक निकलवाना पड़ा था और आइंस्टाइन को खुद भी इंटरव्यू में इसका क्लैरिफिकेशन करना पड़ा था। अरे हद तो तब हो गई थी जब रिप्लीज बिलीव इट और नॉट को अलग से एक सेक्शन निकालना पड़ा था ताकि सच को दुनिया के सामने रखा जाए, लेकिन इस बात को आग की तरह फैलने से कोई भी नहीं रोक पा रहा था और इसी वजह से एक इंटरव्यू में आकर आइंस्टाइन ने काफी गुस्से में यह बात बोली कि जिसने भी उनके खिलाफ यह अफवाह फैलाई है ये बहुत ही भद्दा मजाक है, क्योंकि उनके मैथ्स और फिजिक्स में फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बल्कि इसके अलावा उन्होंने बताया कि 15 साल से भी कम की उम्र में उन्होंने पूरी कैलकुलस मास्टर कर ली थी और फिजिक्स के बड़े बड़े सिद्धांत जिनको वैज्ञानिकों को भी समझने में काफी तकलीफ होती थी उनके बारे में एक एक चीज उनको समझ में आने लगी थी। और इतना होनहार होने के बाद भी जब उनके ऊपर कोई इस तरह से कीचड़ उछाल कर अपना मतलब निकाल रहा था तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्हें बड़ा गुस्सा भी आया। अब खुद सोचो यार, अगर कोई आईआईटी टॉपर को 10वीं फेल कह दोगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। और यहाँ पर तो फिर भी बात इस सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टाइन की हो रही थी, तो उनका गुस्सा करना तो लाजमी था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत के बच्चों को देखकर उनकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिल रही होगी, क्योंकि मुझ जैसे शरारती बच्चों ने अपने बचपन में इनके नाम का बहुत सारा उपयोग किया है और बहुत मजे भी मारे हैं। तो इसी बात पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की आत्मा को सांत्वना देने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया जाना। अगर आपके पास भी ऐसे कोई मिथ्स है और उसके फैक्ट्स है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में आपका मिथ भी उठा लेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।